इस कॉस्मोपॉलिस की बात कर रहे हैं, चाहे वो भाषा के संदर्भ में या संस्कृति के संदर्भ में, तो हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि भाषा शब्दों का समूह नहीं होता, बल्कि भाषा तब बनती है जब शब्दों के साथ उसके बोलने वाले का, प्रयोग करने वाले की, उसकी संवेदनाएं, उसके आवेग और उसकी मनोवृत्तियां उसके साथ जुड़ती हैं। शब्द वही होते हैं, लेकिन अलग अलग लोग उन्हीं शब्दों को जिस तरह से बोलते हैं वो उनकी भाषा होती है। जैसे शासक और शासित की भाषा अलग अलग होती है, एक नहीं होती, शब्द वही होते हैं। मालिक और मजदूर की भाषा अलग अलग होती है। एक बच्चे से पिता के और मां के संवाद की भाषा दोनों अलग अलग होती, शब्द वही होते हैं। तो शब्दों से हम लोग सीखते हैं और सिखाते हैं, और यही सीखना और सिखाना यही संस्कृति का निर्माण भी करता है। पहले सेशन में प्रोफेसर मोहंती ने प्रेजेंटेशन दिया और वो उसमें उन्होंने दिखलाया किस तरह से वो निग्रोज का वहाँ पे ब्लैक्स लोगों के साथ में किस तरह का वो जातियाँ होती थी और किस तरह का वो होता था, एक अलग तरह का कल्चर और वो उस तरह का चीजें। हमको ये देखना पड़ेगा कि वो 100 साल 200 साल पुरानी बात थी, हम आज के मौजूदा दौर की बात कर रहे हैं। बहुत रिसेंटली हम लोगों ने कई घटनाएं आई हैं, अमेरिका से आई हैं कि वहाँ एक छोटा सा बच्चा, स्टूडेंट है, छोटा बहुत किशोर है, और वो जाता है और वो गन से लेकर के या रिवॉल्वर से और अपने साथ के बच्चों को मार देता है। हमारे देश में भी होता है और दुनिया के दूसरे देशों में होता है। ये सब क्यों हो रहा है? सीख तो यहीं से रहा है। भाषा हम सिखा रहे हैं, भाषा के माध्यम से हम संस्कृति सिखा रहे हैं। तो ये सब कैसे हो रहा है? इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ कमी है, और वो हर देश की परिस्थितियों के अनुसार वो अलग अलग होती है। हमारे यहां अलग तरह का है। अमेरिका में स्लेवरी लंबे समय तक रही, और एक दौर था कि जब ये माना जाता था, दुनिया मानती थी कि स्लेवरी खत्म नहीं होगी, बहुत मुश्किल है, लेकिन वो खत्म हुई। और वो खत्म हुई तो इसलिए नहीं हुई कि ब्लैक्स लोगों ने स्ट्रगल किया, उसके खिलाफ लड़े, बल्कि वहां के जो व्हाइट लोग थे, कुछ उदार लोग भी हर जगह होते हैं, वो उदार व्हाइट लोग उन ब्लैक लोगों की पक्षधरता में लड़े अपने लोगों के खिलाफ, तब वहां से स्लेवरी खत्म हुई। हमारे यहां पर जो जातिगत उत्पीड़न कई सौ सालों से होता रहा है वो खत्म नहीं हुआ, क्योंकि हमारे यहां जो उदार वर्ग है वो बहुत कम रहा, और वो उदार वर्ग उस तरह से अपने लोगों के खिलाफ खुलकर के सामने नहीं आया जिस तरह से हम व्हाइट्स लोग आ गए। दूसरी एक और चीज जो मैंने ज्यादा नहीं पढ़ा है, कम पढ़ा है थोड़ा सा ब्लैक लिटरेचर को, चाहे वो फ्रेडरिक डगलस की ऑटोबायोग्राफी है या केट ड्रमगूल की ऑटोबायोग्राफी है, हैरी जैकब को भी पढ़ा, टोनी मॉरिसन तो खैर बहुत बात की है। एक चीज वहां देखने को बड़ा क्लियर मिलती है कि वहां चाहे व्हाइट लोगों ने ब्लैक लोगों के साथ में कितनी ही उनको अमानवीय यातनाएं दी, जितना दे सकते थे, लेकिन उन्होंने उनके साथ कभी अनटचेबिलिटी का व्यवहार नहीं किया। दूसरी चीज, वहां के धार्मिक संस्थाओं ने उनका बहिष्कार नहीं किया।
कि आप यहां नहीं आ सकते। ऐसे उदाहरण उस ब्लैक लिटरेचर में मिलते हैं कि जहां व्हाइट लोग, जिनके घरों में खेतों में वो लोग काम करते हैं निग्रो, वो उन्हें अपने साथ संडे के दिन चर्च लेके जाया करते थे और चर्च में वो उनकी तरह से ही प्रेयर किया करते थे खड़े होकर के। हमारे यहाँ मंदिरों ने दरवाजे बंद रखे, उनको बहिष्कृत रखा कि नहीं आप अनटचेबल हैं, आप नहीं आ सकते मंदिरों के अंदर। उन्होंने स्पेस दिया और हमारे यहाँ स्पेस को छीना गया। और वो आज तक जब भी कोई सवाल उठता है तो वो उसके पक्ष में, यानी कुछ जस्टिफाई करने के लिए तरह तरह के तर्क आज भी दिए जाते हैं, स्वीकृति नहीं है। कुछ साल पहले एक जर्नलिस्ट हैं एलिस टिजोन नाम के, इंडोनेशिया में रहते हैं, वो अमेरिकन है। उनकी एक स्टोरी आई, माय फैमिली स्लेव, और उस स्टोरी पर उनको पुलित्जर अवार्ड भी मिला। उसमें उन्होंने ये स्वीकार किया कि हाँ, मेरे परिवार में भी स्लेव होता था, रखा जाते थे और उनके साथ में किस तरह की यातनाएं दी जाती थी। और उसमें उन्होंने जो एक स्लेव थी लोलो नाम की, जो उनकी दादी नानी की उम्र की थी, जब वो वहां से इंडोनेशिया आए तो उनको अपने छोड़ा नहीं, उन्होंने वहां पे अपने साथ लेकर आए और अपनी दादी नानी की तरह ही उनको वो रखते हैं इज्जत के साथ। यानी कि वहां पर और भी एक दो घटनाएं मैंने पढ़ी इस तरह की कि जहां उन लोगों ने स्वीकार किया कि हाँ, हम लोगों ने उनके साथ ज्यादतियां की। हमारे यहां ऐसी एक भी घटना भी नहीं आई है कि किसी ने ये कोई आत्मस्वीकृतियां आई हों कि हाँ, हमने ज्यादतियां की हैं मेरे परिवार के, हमारी पीढ़ियों ने, कहीं पे इस तरह का। बल्कि जब सवाल उठता है तो उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, बचने की कोशिश करते हैं। ये जो चीजें हैं, ये जो भाषा और संस्कृति का, अब हम जिस सार्वभौमकता की बात करते हैं, जिस कोस्मोपोलिटनिज्म की बात हम कर रहे हैं, वहां तक हम बढ़ने में, उसके विकास में अपना योगदान हम नहीं दे पा रहे। कम से कम हमारा भारतीय समाज योगदान नहीं दे पा रहा। हम वहां से सीख रहे हैं कि अब तो ग्लोबल विलेज बन गया है और पूरे दुनिया में एक दूसरे के आ रहे हैं, मल्टीनेशनल कंपनी आ रही है, हमारे लोग भी जा रहे हैं, दूसरे देशों के लोग आ रहे हैं और हम एक दूसरे बहुत कुछ सीख रहे हैं। भाषाओं का समृद्धि, पहले सत्रों में भी हुई ये बात, भाषाएं सीख रही हैं, लेकिन हमारे यहाँ अभी भी एक संकीर्णता काम करती है कि हम शुद्धतावाद पर टिके हुए हैं कि हमारी भाषा, यदि हम दूसरी भाषाओं के शब्दों को ले लेंगे तो हमारी भाषा अशुद्ध हो जाएगी, हमारी शुद्धता खत्म हो जाएगी। ये शुद्धता का आग्रह, शुचिता का आग्रह, ये हमको आगे बढ़ने से रोक रहा है, ये हमारे ये नहीं बढ़ने दे रहा। इसको तोड़ने का एक काम, शुद्धता को, क्योंकि हम ये मानते हैं कि वैश्विकता की ओर बढ़ने के लिए पहला कदम लोकतंत्र होता है। वो राजनीतिक लोकतंत्र ही नहीं, सामाजिक लोकतंत्र भी, भाषाई लोकतंत्र भी। यदि वो लोकतंत्र होगा तो हम उस वैश्विकता की ओर, उस सार्वभौमिकता की ओर बढ़ जाएंगे। भाषाई लोकतंत्र पैदा करने का काम पहली बार संविधान निर्माण के साथ हुआ, जब हिंदी को हमारे यूनियन ऑफ इंडिया की राजभाषा बनाया गया। और उसमें जो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट है, उसमें यह कि हिंदी का, राजभाषा हिंदी का, हिंदी नहीं राजभाषा हिंदी, राजभाषा के रूप में हिंदी का इस तरह से विकास किया जाए कि उसमें संस्कृत और सभी भारतीय भाषाओं के, अन्य भारतीय भाषाओं के शब्दों का समावेश किया जाए। ये भाषा का लोकतंत्र, समावेशीकरण, इंक्लूसिवनेस जिसे हम कहते हैं, ये वो है। और यहां से ही आकर के
उस सामासिक संस्कृति का निर्माण होता है। इसे हम कंपोजिट कल्चर कहते हैं। हमारी तो संस्कृति जोड़ने जुड़ने की है, हम सबको जोड़ते हैं, सबसे जुड़ते हैं, तो उसका रास्ता वहां से निकलता है, वसुधैव कुटुंबकम से नहीं निकलता। क्योंकि मैं तो आज तक नहीं समझ पाया वो वसुधा कौन सी है कि जहां सब लोग एक कुटुंब के रूप में रहते हैं। कि यहां तो इतना वर्णों का, जातियों का, उपजातियों का इतना विभाजन है, तो एक बटा हुआ कुटुंब है, तो एक तो कहीं है नहीं। लेकिन उस भाषाई लोकतंत्र ने, संविधान ने वो भाषाई लोकतंत्र पैदा किया और एक रास्ता दिखाया कि यहां से हम आगे बढ़ सकते हैं। और ये केवल हिंदी के मामले में था, राजभाषा के मामले में था, लेकिन वो अन्य दूसरी भाषाओं में, दूसरे क्षेत्रों में भी लागू होता है, संस्कृति पर भी लागू होता है। क्योंकि जो संस्कृति होती है, जैसे मैंने कहा कि छोटे छोटे बच्चे हैं, वो उस तरह का हिंसा होती जा रही है, तो संस्कृति तो हम ये मानते हैं वो हमको नैतिक होना सिखाती है, प्रेम करना सिखाती है। लेकिन संस्कृति में कई चीज, संस्कृति जो कि बहुत बड़ी टर्म है, भाषा, धर्म, हमारा रहन सहन, रीति रिवाज, खान पान, सब संस्कृति का हिस्सा है। धर्म भी संस्कृति का हिस्सा, साहित्य भी, भाषा भी, सब संस्कृति का हिस्सा। संस्कृति बड़ी चीज है। संस्कृति का निर्माण हम करते हैं और हम संस्कृति को जीते हैं। तो हम कैसे संस्कृति को किस तरह का निर्माण करेंगे? इसमें कई तरह के द्वंद्व हैं। एक द्वंद्व है प्रेम और आध्यात्म को लेकर के। अध्यात्म माने राधा और कृष्ण का प्रेम है, आध्यात्मिकता से भरा हुआ, और लोग उस प्रेम को बस स्वीकारते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उनके भजन गाते हैं, गीत गाते हैं, लीलाएं करते हैं। दूसरी ओर वही प्रेम यदि हमारे बच्चे करते हैं तो हम उसको स्वीकार नहीं करते। तो ये व्यवहार के स्तर पर उसी अध्यात्म को, उन्हीं मूल्यों को हम फेल कर रहे हैं, ध्वस्त कर रहे हैं उन मूल्यों को। हम अपने जातीय आग्रहों से इतने बंधे हुए हैं कि मेरी बेटी यदि किसी दूसरी जाति के लड़के से प्रेम कर ले, तो यदि मैं एक सामान्य व्यक्ति हूं तो अपनी बेटी को मारूंगा, ऑनर किलिंग। और यदि दबंग हूं तो मैं उस लड़के को मारूंगा, उसके परिवार को मारूंगा, प्रेम स्वीकार नहीं करूंगा। कल वैलेंटाइन वीक खत्म हुआ, सेंट वैलेंटाइन के नाम पर अब सेंट वैलेंटाइन, क्योंकि दुनिया में प्रेम बांटते थे, उन लोगों को प्रेम करना सिखाते थे, और प्रेम की कोई ये परिभाषा नहीं होती थी कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड करेंगे, लड़का लड़की करेंगे, स्त्री पुरुष करेंगे, वही प्रेम होगा। प्रेम एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से प्रेम करना, सेंट वैलेंटाइन ने ये सिखाया, इसलिए उन्हीं के नाम पर ये वैलेंटाइन डे हुआ कि ये प्रेम करना सीखे। लेकिन ये भी सच है कि कोई भी प्रेम जब तक स्त्री और पुरुष के बीच नहीं होगा तब तक वो प्रेम स्थायी नहीं होगा, तब तक वो प्रेम फैलेगा नहीं। ये अनिवार्यता है। और यदि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का है तो भाई कृष्ण और राधा भी तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ही थे, वो भी तो उस समय के हिसाब से यदि देखें तो वो भी तो प्रेम उस तरह से कर रहे थे, छिप छिप कर मिलते थे, वहां जाकर वो बांसुरी बजाते थे, उसका संकेत था कोई आ जा, पहुंच जाती थी, प्यार करते थे। तो प्यार तो कोई बुरी चीज नहीं है। तो ये कह रहा हूं कि संस्कृति के निर्माण में, और ये एक वैश्विक संस्कृति के निर्माण में, और जब हम संस्कृति कहते हैं तो उसका मतलब होता है कि मानवीय संस्कृति के निर्माण में, एक मनुष्यता के विकास में,
भाषाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए भाषाओं का आपसी जुड़ाव, इससे भाषाएं अब एक दूसरे से जुड़ रही हैं। हम अब तो हमारे यहाँ साहित्य ने भाषाओं का इतना संवर्धन नहीं किया जितना सिनेमा ने कर दिया। सिनेमा ने, और उसमें भाषा का जो लोकतांत्रिक रूप हमें देखना है तो हमें सिनेमा में देखना पड़ेगा। कई ऐसे गाने आपको मिलेंगे, जैसे एक गाना पिछले कुछ साल पहले आया था कि साड़ी के फॉल सा कभी मैच किया रे, है ना, कभी छोड़ दिया दिल, कभी क्या। तो मैच, कैच, अटैच, ये ऐसे शब्द जिन्हें हिंदी का अनपढ़ आदमी जो नहीं जानता वो भी इन शब्दों से परिचित हो गया। तो ये टेक्नोलॉजी ने भाषा को आगे बढ़ाया। तो टेक्नोलॉजी से भाषा आगे बढ़ी और सिनेमा से आगे बढ़ी, और भाषाओं का जैसा करें लोग आना जाना हुआ, मल्टीनेशनल कंपनियां आई एक दूसरे के देशों में, उससे हमने खान पान भी सीखा, एक दूसरे का ग्रहण किया, पहनावा भी एक दूसरे का, भाषा भी, सारा कुछ सीखा। वहाँ से हम एक वैश्विकता की ओर बढ़ रहे हैं। तो हमको उसे और आगे बढ़ाना है और इस दुनिया को, जिसे हम कहते हैं रहने लायक दुनिया बनानी है, सबके रहने लायक दुनिया बनानी है। तो हमको अपनी संकीर्णताओं से भी मुक्त होकर के आगे बढ़ना पड़ेगा। धन्यवाद।